दोस्तों कभी कभी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसके बाद में वो सोच समझ नहीं पाता और गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों गलत रास्ते की तरफ मुड़ता तो है, लेकिन उसका अंजाम उसे पता नहीं होता। गलत रास्तों पे चलकर इंसान ये सोचता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही है, लेकिन यकीनन वो गलत होता है और इसका जो खामियाजा है ये उसे भुगतना पड़ता है। और दोस्तों जो आज की घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति इस पूरी घटनाक्रम में जिसकी जान चली गई, और इस पूरे घटनाक्रम में इसकी वजह से 3 लोग हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले गए। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना में, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों कल के जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं वो सारे ही कमेंट्स मैं आज के अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अम्बेडकर नगर, और इसी अम्बेडकर नगर के अंतर्गत एक थाना आता है बिवाना। और दोस्तों इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है भीतरीडी। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये घटना है 11 जून साल 2023। सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास का समय था। और जो भीतरीडी गांव है, इस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक स्कूल पड़ता है, जिस स्कूल का नाम है एके पब्लिक स्कूल। दरअसल दोस्तों जो एके पब्लिक स्कूल है ये कई सालों से बंद पड़ा है। लगभग 2 साल से ये स्कूल जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। ना तो कोई इस स्कूल के अंदर आता है, ना कोई इस स्कूल के अंदर जाता है, क्योंकि जो स्कूल है वो 2 साल से ओपन नहीं हुआ है। एक खंडर का रूप ये स्कूल ले लिया है। दरअसल दोस्तों 11 जून साल 2023 सुबह के 7 बजे एक व्यक्ति इसी एके पब्लिक स्कूल वाले रास्ते पर शौच के लिए जाता है। अब जैसे ही ये व्यक्ति शौच के लिए जा रहा होता है तो ये देखता क्या है, जो स्कूल पिछले 2 सालों से बंद है, लेकिन इस स्कूल में ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे आग जल रही है। अब दोस्तों ये व्यक्ति ये नज़ारा देखता है तो ये सोचता है कि आग आखिर स्कूल के अंदर क्यों चल रही है, क्या मामला है। तो ये व्यक्ति एक फैसला करता है कि क्यों ना पास जाकर, नज़दीक जाकर देखा जाए कि जो आग जल रही है, जो धुआं निकल रहा है, आखिर ये किसने जलाई है और क्या जल रहा है। इस तरीके से ये जो व्यक्ति है जब उस स्कूल के अंदर जाता है, अब जैसे ही स्कूल के अंदर पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद में ये चौंक जाता है। दरअसल जो नज़ारा था वो ये था कि उस स्कूल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, और जो आग थी वो जल रही थी। ये थोड़ा सा नज़दीक जाता है और नज़दीक जाकर जब देखता है तो इसे मालूम पड़ता है कि इस आग के अंदर कोई लकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि एक लाश जल रही है, एक डेड बॉडी जल रही है। जब दोस्तों डेड बॉडी को जलते हुए देखता है तो तुरंत वहाँ से घबरा कर भागता है, और घबरा कर भागने के साथ में ये सीधा अपने गाँव पहुँचता है। और गाँव पहुँचने के बाद में ये पूरी कहानी सुनाता है कि जो एके पब्लिक स्कूल है, मैं सुबह सुबह जब शौच के लिए वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि आग जल रही है, और जैसे ही मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद में जब मैं आग के नज़दीक गया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति का शव है जो आग में जल रहा है। अब दोस्तों जब इस तरीके की बात ये व्यक्ति गांव वालों को बताता है तो गांव वाले भी दौड़े दौड़े, भागे भागे तुरंत स्कूल की तरफ पहुंचते हैं। और गांव वाले भी जब ये माजरा देखते हैं तो तुरंत हैरान हो जाते हैं, और एकदम से उनको एक ऐसा शौक लगता है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है कि जिसकी हत्या एक ही पब्लिक स्कूल में लाके की गई है। अब दोस्तों गांव की भीड़ लग चुकी थी। गांव में से जो लोग भी गए थे उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है, और पुलिस की जो भी टीम होती है वो तुरंत मौके पे पहुंचती है। लेकिन दोस्तों जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है, अब पुलिस जब मौके पे पहुंचती है, डेड बॉडी की तरफ पहुंचती है, तो पता चलता है कि दरअसल इस डेड बॉडी में लगभग जिस व्यक्ति को जलाया गया है वो 90% तक जल चुका है। यानी अब बॉडी के कुछ ही पार्ट्स बचे थे। लेकिन उन पार्ट्स से ये तो अंदाज़ा लग रहा था कि जिस व्यक्ति की भी हत्या की गई है, जिसको जलाया गया है, वो मरने वाला व्यक्ति पुरुष है। जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस को मिलती है तो पुलिस तुरंत घटना स्थल की बहुत बारीकी से जांच करती है। अब जब घटना स्थल की बारीकी से जांच करती है तो वहाँ पर कुछ नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, और इन नशीली दवाइयों के साथ साथ पुलिस को एक कॉन्डम का पैकेट भी मिलता है। और उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन आगे की शिनाख्त करने के लिए, आगे की केस की कार्रवाई करने के लिए, जाँच करने के लिए पुलिस के पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं थे। ना तो ये पता लग पा रहा था आखिर ये मरने वाला जो व्यक्ति है ये कौन है, कहाँ रहता है, और ये सबसे मुश्किल काम था पुलिस के लिए। दरअसल जो घटना स्थल था उस पर जब पुलिस बारीकी से जांच करती है और सारी चीज़ें खोजती है तो वहाँ से भी कोई पर्याप्त ऐसी चीज़ मिलती नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। इसलिए पुलिस के लिए ये जो काम था
ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस फैसला करती है कि क्यों ना जो आसपास के थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, उन सारी जगहों पे पता किया जाए। हो सकता है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो। इसके बाद में पुलिस नज़दीकी जितने भी पुलिस थाने होते हैं सब में कांटेक्ट करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है क्या इन पुलिस स्टेशनों में, इन थानों में या फिर कहीं भी किसी भी व्यक्ति की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है या फिर नहीं। लेकिन सारी जगहों से यही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है। अब दोस्तों पुलिस के लिए जो मुश्किल थी ये लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने भी ठान लिया था कि इस पूरे केस का खुलासा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल इस पूरे केस के अंदर पुलिस ने जो छानबीन की थी क्राइम स्पॉट पर, वहाँ पर पुलिस को एक चीज़ मिली थी, वो था कॉन्डम। दरअसल ये जो कॉन्डम था ये टाइम मैक्स कंपनी का था, इसलिए पुलिस सोचती है कि इस पूरे घटना को अंजाम देने में एक व्यक्ति का हाथ तो नहीं हो सकता। इसलिए अब पुलिस फैसला करती है कि आखिर ये पता किया जाए कि जो टाइम मैक्स कॉन्डम है ये कौन कौन सी शॉप पे बिकता है। इसलिए पुलिस सारी दुकानों पर जाती है और सारी दुकानों पर यही पूछती है कि इस तरीके का कॉन्डम आखिर कौन बेचता है। लेकिन उस एरिया में जितनी भी दुकानें होती हैं वो सब के सब यही कहते हैं कि इस तरीके का जो कॉन्डम है ये हमारे यहाँ बिकता ही नहीं है। अब दोस्तों वहाँ से तो पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि उस इलाके में जितनी भी दुकानें थीं वो सब के सब यही बोलते हैं कि साहब इस तरीके का कॉन्डम, इस तरीके के ब्रांड का कॉन्डम हमारे यहाँ सेल ही नहीं होता है। अब इसलिए पुलिस फैसला करती है कि क्यों ना खुद कंपनी से जाके पूछा जाए कि उसके ब्रांड के जो कॉन्डम है वो इस इलाके में कहाँ कहाँ बिकते हैं। उसके बाद में पुलिस जो है वो उस कंपनी से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और उस कांटेक्ट जब करती है और उससे जब पूछती है कि आखिर जो तुम्हारे कॉन्डम है ये इस इलाके में किधर किधर बिकते हैं, तो वो जो कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये होती है कि दरअसल इस तरीके के जो कॉन्डम बिकते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में बिकते हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों जब दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चीज़ तो साफ हो चुकी थी, एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि जो कातिल हैं इस पूरी घटना में या वो कातिल दिल्ली के हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। इसीलिए दोस्तों पुलिस 10 से 11 जून 2023 को जो गांव था भीतरीडी, इस गांव के अंदर जितने भी मोबाइल एक्टिव थे इन सारे मोबाइलों का डम डेटा निकलवाती है। दरअसल पुलिस के लिए ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। अब दोस्तों पुलिस को जितने भी मोबाइल वहाँ पर एक्टिव मिले थे उन सारे ही मोबाइल को एक तरीके से उसका जो डाटा है वो स्टेट वाइज अलग करती है कि आखिर कोई तो नंबर ऐसा होगा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली का होगा। अब जब दोस्तों सारे ही नंबर स्टेट वाइज अलग किए जाते हैं तो उसमें 11 नंबर ऐसे होते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होते हैं। अब दोस्तों पुलिस जब उन 11 नंबर की पूरी डिटेल निकालती है तो पुलिस को 4 नंबर ऐसे मिलते हैं जो एक ही समय पर भीतरीडी गांव के अंदर एक्टिव थे। दरअसल जब इन नंबरों के बारे में पुलिस और ज़्यादा पुख्ता जानकारी जुटाने की कोशिश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो नंबर है ये सहारनपुर ज़िले के हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। अब पुलिस के लिए ये काम तो आसान हो चुका था, कहीं ना कहीं पुलिस को इन नंबरों के ऊपर शक हो चुका था क्योंकि ये नंबर उस तारीख के अंदर भीतरीडी गांव के अंदर एक्टिव थे। अब दोस्तों बारी थी इन 4 नंबरों के द्वारा कातिल को पकड़ने की, इसलिए पुलिस अब उन नंबरों में से एक नंबर पर कॉल करती है। दरअसल जब पहले नंबर पर पुलिस कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस परेशान होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चारों के चारों नंबर स्विच ऑफ हो जाए और पुलिस की जो एक तरीके से जो तहकीकात है, जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जो पूरी जाँच कर रही है ये और आगे बढ़ जाए। इसलिए पुलिस अब दूसरे नंबर पर कॉल लगाती है और जैसे ही दूसरे नंबर पर कॉल लगाती है रिंग चली जाती है। अब दोस्तों रिंग जा रही थी, दूसरी तरफ से कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था और थोड़ी ही देर के बाद में आखिरकार फ़ोन उठता है और फ़ोन उठाती है एक महिला। अब दोस्तों जब वो महिला फ़ोन उठाती है तो इधर से बात की जाती है और इधर से बताया जाता है कि हम फला फला जगह से बोल रहे हैं। अब उसके बाद में पुलिस जो है वो जो 4 नंबर थे उन 4 नंबर को उस महिला को बताती है कि तुम इन नंबरों में से किसी नंबर को जानती हो। तो वो महिला बताती है कि साहब ये चारों ही जो नंबर हैं ये हमारे ही गांव के हैं और चारों ही नंबर हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। अब दोस्तों वो महिला जब इस तरीके की बात पुलिस को बताती है कि चारों के चारों सहारनपुर के गांव के रहने वाले हैं जिस गांव में पुलिस ने फ़ोन लगाया था। अब दोस्तों इस तरीके की जब शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस भी ज़्यादा समय न गंवाते हुए तुरंत अपनी टीम के साथ में उस गाँव पहुँच जाती है और उस गाँव से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब दोस्तों पुलिस जिन 3 लोगों को गिरफ्तार करके लेके आई थी इनमें जो पहले व्यक्ति का नाम था जावेद और दूसरे व्यक्ति का नाम था इरफान। दोस्तों जावेद और इरफान दोनों सगे भाई थे। तीसरा जो व्यक्ति गिरफ्तार किया था उसका नाम था मोहम्मद अली और इन तीनों ही व्यक्तियों की जो उम्र थी वो 20 से 25 साल की रेंज में थी। लेकिन जो चौथा नंबर था जो कि किसी सुरेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था, अब उसके बारे में पुलिस पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस को एक चीज़ तो पता चल गई थी जब पुलिस उस गांव में पहुंची थी
कि जो सुरेंद्र है जिसके नाम पे वो नंबर एक्टिव है और साथ के साथ जावेद, इरफान और मोहम्मद अली, ये चारों के चारों दोस्त हैं और ये चारों के चारों सर्कस दिखाने का काम करते हैं। अब दोस्तों पुलिस इन तीनों से पूछताछ शुरू करती है कि आखिर जो चौथा व्यक्ति सुरेंद्र है वो कहाँ है। तो ये तीनों पुलिस को इधर उधर की बातें सुनाने लगते हैं। जैसे आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि पुलिस किसी से पूछताछ करती है तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, लेकिन दोस्तों पुलिस तो बहुत अच्छे से जानती है कि आखिर कातिल कौन है और सच्चाई कैसे निकलवानी है, ये पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। अब दोस्तों जब ये तीनों पुलिस को इधर उधर की बातें करने लगते हैं, इधर उधर की बातें घुमाने लगते हैं, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं सोचती है कि अब इस पूरे मामले को अलग तरीके से सुलझाना पड़ेगा। इसलिए पुलिस अब इन तीनों से कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम हमारी बात चौथे नंबर के व्यक्ति से कराओ जो कि तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम सुरेंद्र। अब दोस्तों जब बात कराने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो तीनों थे, इन तीनों का जो मुंह था ये बंद हो जाता है। और जब इन तीनों का मुंह बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस समझ जाती है कि अब ये तीनों फंस चुके हैं। और उसके बाद में पुलिस इन पर सख्ती दिखाती है, और जैसे ही पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, ये तीनों पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। और उसके बाद में जो इरफान था, ये पुलिस को जो कहानी सुनाता है, यकीनन ये कहानी हैरान करने वाली भी थी, परेशान करने वाली भी थी। दरअसल इरफान पुलिस को बताता है कि साहब जो सुरेंद्र था ये हमारे ही गांव का रहने वाला था, ना कि हमारे गांव का रहने वाला था बल्कि हमारा अच्छा दोस्त भी था, और हम चारों मिलकर एक साथ काम करते थे और हम चारों मिलकर सर्कस दिखाने का काम करते थे। जब एक दूसरे के साथ में हम लोग काम करते थे, अच्छी दोस्ती थी, तो एक दूसरे के घर आना जाना भी। दरअसल जो इरफान है इसकी एक बहन भी थी सोनिया, जिसकी उम्र लगभग 21 साल। अब जब सुरेंद्र इरफान के घर आता जाता तो इसी बीच में उसकी जो बहन है सोनिया, उससे उसकी मुलाकात होती है। अब दोस्तों जो सुरेंद्र था इसका जब लगातार आना इरफान के घर होता था, तो इसी बीच में जो उसकी बहन है लगातार उसको मिलती और कहीं ना कहीं इनकी जो नज़रें टकराती हैं और उसके बाद में इनके बीच में जो प्रेम प्रसंग था वो शुरू हो जाता है। अब दोस्तों जब इन लोगों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है कि धीरे धीरे जब ये प्रेम प्रसंग चलता है, ये दोनों लगातार फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात भी करते हैं और साथ के साथ जब भी इन्हें वक्त मिलता ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते, बात करते, टाइम बिताते। ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन इरफान को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बहन का प्रेम प्रसंग आखिर उसी के दोस्त सुरेंद्र से चल रहा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और थोड़े ही समय के बाद में जो इरफान है उसको अपनी बहन के बारे में पता चल जाता है कि उसकी जो बहन है वो उसके ही दोस्त सुरेंद्र सिंह के साथ में प्रेम प्रसंग में है। अब दोस्तों जब उसको ये बात पता चलती है तो वो अपनी बहन के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता है और साथ के साथ उसका अब घर से निकलना भी बंद करा देता है। अब दोस्तों सोनिया का जो घर से निकलना था ये तो बंद हो चुका था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो तरीके से जो रिश्ता बन चुका था, जो इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी, तो सुरेंद्र और सोनिया अक्सर फ़ोन पे बात करते। जब ये फ़ोन पे बात करते थोड़ा ही समय गुजरता है, इस बारे में फिर से इरफान को पता चल जाता है। अब दोस्तों जब इरफान को पता चलता है तो वो अपनी बहन सोनिया के पास पहुँचता है और सोनिया से कहता है कि तुम अब सुरेंद्र के नंबर पर बिल्कुल कॉल नहीं करोगी। तो जो सोनिया है अपने भाई इरफान से कहती है कि दरअसल भैया मैं सुरेंद्र के नंबर पर कॉल नहीं करती, बल्कि सुरेंद्र ही मेरे नंबर पर कॉल करता है। जब इस तरीके की बात ये भाई से बहन कहती है तो जो भाई है ये अपने दोस्त सुरेंद्र के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बहन के नंबर पर कॉल मत करो और आज के बाद तुम मेरे बहन के नंबर पर कॉल करना ही मत। लेकिन दोस्तों जैसे ही इरफान सुरेंद्र से ये बात कहता है तो सुरेंद्र उससे कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारी बहन को कॉल नहीं करता, बल्कि तुम्हारी बहन ही मेरे नंबर पर कॉल करती है। बेहतर यही होगा कि वो तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन से जाके बात करो। अब दोस्तों जब सुरेंद्र इरफान से इस तरीके की बातें कहता है तो इरफान एक तरीके से ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता है वो क्या करे। अपनी बहन से बात कर रहा है तो वो कह रही है कि तुम्हारा दोस्त सुरेंद्र ही मुझे कॉल करता है। इधर जब सुरेंद्र से बात कर रहा है तो सुरेंद्र बोल रहा है कि उसकी बहन ही उसको कॉल करती है। अब दोस्तों इरफान बड़ी मुश्किल में था और उसको सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो उसकी बड़ी बदनामी होगी, और सबसे ज़्यादा टेंशन उसे इस बात को लेकर थी। दरअसल जो सुरेंद्र था इसका प्रेम प्रसंग पिछले दिनों मोहम्मद अली की बहन के साथ में भी चल रहा था। दरअसल जो मोहम्मद अली की बहन थी वो इन चारों के साथ में मिलकर सर्कस दिखाने का काम करती थी। दरअसल इरफान को ऐसा लगता है कि पिछले दिनों इसकी मोहम्मद अली की बहन के साथ में भी संबंध थे, तो कहीं ना कहीं ये उसकी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए इरफान अब सुरेंद्र को सबक सिखाना चाहता है। इसलिए ये अपने छोटे भाई जावेद से बात करता है और जावेद को सुरेंद्र और अपनी बहन के बारे में सारी बात बताता है और उससे ये भी कहता है कि मैं तो सुरेंद्र को समझा समझा के हार गया, लेकिन सुरेंद्र उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ज़रा सोचो, अगर ये बात गांव में या फिर किसी को पता चली तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद में इरफान जावेद से कहता है कि क्यों ना हम लोग सुरेंद्र को ही रास्ते से हटा दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब उसके बाद में जो जावेद था ये भी इरफान के साथ उसके प्लान में शामिल हो जाता है
और ये सुरेंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल इस पूरे प्लान को करने के लिए मोहम्मद अली को भी अपने प्लान में शामिल करते हैं और उसे भी सारी बात बताते हैं और मोहम्मद अली जो था वो इनके प्लान में शामिल हो जाता है। इरफान मोहम्मद अली से कहता है कि जो सुरेंद्र है उसका तुम्हारी बहन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। ज़रा सोचो, अगर ये बातें समाज में पता चली तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसके बाद इरफान कहता है कि क्यों ना हम सुरेंद्र को कोई ऐसा सबक सिखाएं जिसको वो सारी ज़िंदगी याद रखे। तो मोहम्मद अली उससे पूछता है कि हम सुरेंद्र के साथ में आखिर करेंगे क्या। तो इरफान बताता है कि दरअसल हम लोग सुरेंद्र को कहीं दूर लेके चलेंगे और उसके बाद में उसकी बुरी तरीके से पिटाई करेंगे। इरफान मोहम्मद अली से कहता है कि जब हम लोग उसको मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो हो सकता है कि उसके बाद वो तुम्हारी बहन से बात करना छोड़ दे। अब ये बात भी मोहम्मद अली को पसंद आ जाती है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम ये पूरी घटना का अंजाम भीतरीडी गाँव में देंगे। दरअसल जो भीतरीडी गाँव है उसमें एक लड़की है जिसका नाम है अनीता। वो भी इन चारों के साथ में सर्कस दिखाने का काम करती है। अब जो तीनों लोग थे, इरफान, मोहम्मद अली और जावेद, ये बात करते हैं सुरेंद्र से और सुरेंद्र से कहते हैं कि दरअसल हमें भीतरीडी गांव चलना है और वहां पे हमें करतब दिखाना है। अब जब बात अनीता के घर पे चलने की आती है तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र भी अब इन तीनों की बात मान लेता है और 10 जून साल 2023 को ये लोग अनीता के घर पे पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों ये चारों के चारों लोग भीतरीडी गाँव में अनीता के घर पहुँच चुके थे। शाम का वक्त हो चुका था। तो जो इरफान है सुरेंद्र से कहता है कि दरअसल हमें प्रोग्राम कल दिखाना है तो क्यों ना आज रात हम लोग पार्टी करें। अब उसके बाद में जो सुरेंद्र था ये भी इरफान की बात मान जाता है। उसके बाद में इरफान और सुरेंद्र ये मार्केट जाते हैं और वहाँ से काफ़ी तादाद में शराब खरीद के लेके आते हैं और शराब खरीद कर जब ये लोग आते हैं तो उस समय ये कहते हैं कि ये शराब हम लोग अनीता के घर पे नहीं पियेंगे। हो सकता है कि अनीता के घर वालों को ये बात बुरी लगे, इसलिए हम ये शराब तो पियेंगे लेकिन भीतरीडी गाँव के बाहर जाके। तो उसी समय सुरेंद्र कहता है कि दरअसल इस भीतरीडी गाँव से थोड़ा ही दूर पर एक स्कूल है जिसका नाम है AK पब्लिक स्कूल। दरअसल जो 2 साल से बंद पड़ा है और खंडर में तब्दील हो चुका है और इस स्कूल के अंदर कुछ फर्नीचर भी पड़ा है टूटा फूटा। हम लोग वहीं पर चलेंगे और वहीं पर बैठ के शराब पियेंगे। अब दोस्तों सुरेंद्र जब स्कूल के बारे में बताता है तो कहीं ना कहीं इरफान तो चाहता ही यही था। वो तो ऐसी जगह की तलाश कर रहा था, इसलिए इरफान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसीलिए ये लोग रात के करीब 8 बजे के आसपास AK पब्लिक स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर काफ़ी मज़े में ये लोग शराब पीते हैं। और जो इरफान, जावेद और मोहम्मद अली थे ये अपने प्लान के मुताबिक सुरेंद्र को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाते हैं। अब जब सुरेंद्र काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है वो नशे में धुत हो जाता है। अब दोस्तों जब सुरेंद्र काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में हो जाता है उससे एक तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। तो उसी समय इरफान अपने भाई जावेद से कहता है कि तुम जाओ और सुरेंद्र का गला दबा दो। अब जब गला दबाने की बात आती है तो मोहम्मद अली कहता है इरफान से कि हमारी बात सिर्फ सुरेंद्र को मारने पीटने की हुई थी, हत्या करने की नहीं। दरअसल अगर हम लोग इसकी हत्या कर देंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। जब मोहम्मद अली इन लोगों को पुलिस का डर दिखाता है तो कहीं ना कहीं जो इरफान था वो मोहम्मद अली से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने इसका पूरा इंतज़ाम करके रखा है और हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। और उसके बाद में इरफान जो है एक भारी भरकम पत्थर उठाता है और सुरेंद्र के सर पर बहुत ज़ोर से मारता है, जिस पत्थर की पिलने की वजह से सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों सुरेंद्र की मौत हो जाती है। उसके बाद में उस स्कूल में जितना भी फर्नीचर था वो सारा फर्नीचर सुरेंद्र के ऊपर डालकर ये लोग उस डेड बॉडी को आग लगा देते हैं, सुरेंद्र की बॉडी को आग लगा देते हैं। अब दोस्तों आग लगाने के बाद में ये कुछ नशीली दवाई या कुछ नशीले पदार्थ उसके आसपास बिखेर देते हैं और एक कॉन्डोम का पैकेट ये इरफान लेके गया था और उसके बाद में उस कॉन्डोम के पैकेट को भी ये वहाँ पर डाल देता है। दरअसल दोस्तों इरफान का ये मानना था कि जब कोई आएगा यहाँ पर और देखेगा तो वो सोचेगा हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर गलत तरीके से किसी के साथ में संबंध बनाने के लिए आया हो और उसके बाद में किसी वजह से नोकझोंक हुई हो और इस व्यक्ति की हत्या हो गई हो। इस तरीके की पूरे प्लानिंग के तहत इरफान जो है इस हत्या को अंजाम देता है। लेकिन इरफान को यह नहीं पता था कि वो जो कॉन्डोम का पैकेट यहाँ पर डाल रहा है यही कॉन्डोम का पैकेट चलकर उसके घर पहुँच जाएगा। बहरहाल दोस्तों जब ये पूरी कहानी इरफान पुलिस को बताता है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान होती है कि आखिर इसने एक छोटी सी वजह के पीछे एक व्यक्ति यानी अपने दोस्त की ही जान ले ली। बहरहाल इरफान की ही तहरीर पर इन सारे ही लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। अब दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति अगर उसकी रिश्ते थे उसकी बहन के साथ पे तो कोई और रास्ता निकाल सकते थे। ये लोग उस बहन की शादी कर सकते थे या फिर सुरेंद्र के माता पिता से भी इस बात की शिकायत कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने उस मासूम की जान ले ली। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। दोस्तों कल के दिन हमारी वीडियोस पे जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे इसमें जयपाल है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए हम रोज़ सुनते हैं।
उसके बाद में अबू जाहिन है और ये लिखते हैं कि कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो आप जिस तरीके से जिस वे में कहानी सुनाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं सर जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपसे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आई एम फुल्ली सपोर्ट यू। तो भाई देव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शाहबुद्दीन है, लिखते हैं ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये साबिर अली का है और ये लिखते हैं आज आप पूरे कमेंट बहुत गौर से सुना, मैंने आपके पूरे कमेंट बहुत गौर से सुने और आपकी ज़ुबान से मेरा नाम सुनकर मेरी तरफ से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शाहनवाज अंसारी है, लिखते हैं भाई आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, अब तो आदत बन गई है सुनने की, मैं दुबई से आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, ये लिखते हैं डियर सर मैनी टाइम आई हैव कमेंटेड ऑन योर वॉइस टू इम्प्रूव थ्रो चैनल माइक, नाउ योर वॉइस इज़ वेरी गुड, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोल्ड, हा। सुबोध कुमार जी लिखते हैं कि मैंने कई बार कमेंट्स किया कि आप माइक चेंज कर लीजिए, आपकी वॉइस थोड़ी सी धीमी आती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाई एक्सीडेंटली आपको कोल्ड हो गया और उसके बाद में आपकी जो वॉइस है ये ठीक हो गई। उसके बाद में ये हंसते हैं। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरी कोल्ड की वजह से एटलीस्ट आपको ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ ठीक हो गई। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं सर जी मैं सऊदी से आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ और हर कहानी आपकी अलग ही अंदाज में होती है, जय हिंद। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये लिखते हैं विशिंग यू स्पीड रिकवरी फ्रॉम कोल्ड, भाई आप मेरा नाम के साथ मेरे शहर का नाम भी ले लो, आदिल अहमद फ्रोम विनाम बेदी TN करके इन्होंने लिखा है, वानम वादी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है यह है तीर्थराज शर्मा, ये लिखते हैं भाई आप स्टोरी करते समय बोलने में ज़रा भी रुकते नहीं हो, मस्त आवाज़ में कंटिन्यू सुनाते हो। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर है, ये लिखते हैं हम भी बिहार से हैं भैया जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कॉमेंट्स है यह है ज्ञान सिंह का और ये लिखते हैं मलिक साहब मैं आपकी वीडियो को लिंक को अपने फ्रेंड के ग्रुप में डाला था तो लगभग सभी ने आपकी आवाज़ की तारीफ़ की, आई एम प्राउड ऑफ यू मलिक साहब। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी कि आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट से कमेंट करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है और एजाज भाई औरंगाबाद से हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं। उसके बाद में सैयद नाज अहमद है, ये भी कमेंट करते हैं और उसके बाद में हमारा मसरूर ये भी कमेंट करते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील त्यागी हैं, भाई साहब कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में AS 617 करके आईडी है, लिखते हैं शाबिज मलिक जी आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बढ़िया है, एकदम आराम से सरलता से सुनाते हैं, आवाज़ भी बढ़िया है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ALM करके आईडी है, लिखते हैं भाई गर्म दूध पी लो और इन्होंने कुछ रेसिपी बताई है, डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करूँगा। उसके बाद में दर्शन शर्मा कुछ कमेंट करते हैं, आई थिंक कुछ बोलते हैं मेरे बारे में। उसके बाद में नासिर पठान है और ये लिखते हैं कि सर हॉस्पिटल में हूँ और कहानी सुन रहा हूँ। उसको उन्होंने कुछ रिप्लाई भी दिया कि भाई हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर की बात सुनो, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की ही बात सुननी है। हॉस्पिटल में खाली समय पर अगर आप कहानी सुनने तो अच्छा है, मूड फ्रेश होगा और तबीयत जल्दी रिकवर होगी। बहरहाल नासिर पठान जी आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों कुछ कॉमेंट्स थे जो कल के दिन हमारी वीडियोज़ पर आए थे, तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से प्यार दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द हमारी जो फैमिली होगी 10K की फैमिली हो जाएगी और बहुत जल्द हम 100K को भी टच करेंगे आप लोगों के प्यार से। तो भाई जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे एक बार फिर से मैं उनसे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और दोस्तों कल के दिन मिलेंगे हम लोग किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, छोटे और बड़ों का भी ख्याल रखें, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और देश का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।